गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। आप सभी अपने घर में स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक लेसन नंबर 4 है हमारा। फर्स्ट पार्ट है केमिकल काइनेटिक का। देखिए बेटा, केमिकल काइनेटिक्स मीन्स होता है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगति का मतलब होता है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो किस रेट से होती है, यानी उनकी क्या गति होती है, किस गति से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उनके रेट होता है, वेग होता है उनमें, और उनके वेग को डिफाइन करेंगे हम किसके द्वारा, केमिकल काइनेटिक के द्वारा। सिंपल थिंग है, केमिकल मीन्स होता है रिएक्शन, एनी रिएक्शन, रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन, एंड काइनेटिक मतलब हो गया रेट, यानी उनकी गति। ठीक है, तो हम केमिकल काइनेटिक में रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। अब बात आता है कि हमको केमिकल अभिक्रियाओं में रेट ऑफ रिएक्शन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमें ये पता लगाना होता है कि जो भी अभिक्रियाएं हो रही हैं वो किस गति से संपन्न हो रही हैं। गति से मीन्स है कि अभिक्रियाएं, आपने देखा, हमने पहले भी पढ़ा है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत तेजी से संपन्न हो जाती हैं, बहुत फास्ट रेट से क्या होती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो स्लो होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मॉडरेट होती हैं। आइए पहले जानते हैं कि जो फास्ट रिएक्शंस होती हैं, क्या उसके लिए हमें केमिकल काइनेटिक यानी रेट ऑफ रिएक्शन की आवश्यकता है। देखिए बेटा, रिएक्शन हमने देखी है कि एक टाइप की रिएक्शन वो होती है जो फास्ट रिएक्शन होती है। फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। अब फास्ट रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक, केमिकल रिएक्शन ऑफ रेट की क्या आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, फास्ट रिएक्शन का उदाहरण है बेटा वो अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से होती हैं, उनको हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं, यानी फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बहुत कम समय में जो अभिक्रियाएं पूर्ण होती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, आप देखते हैं कि जब हम NaCl, एक्वा NaCl में हम जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि वेरी क्विक सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेशन हमें प्राप्त हो जाता है और NaNO3 हमारा बाहर निकलता है। इसमें क्या होता है, वेरी जल्दी पीपीटी क्या मिल जाती है हमको, सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेशन हो जाता है। NaCl में जब हमने AgNO3 को डाला तो तुरंत आप देखते हैं कि AgCl फ्रैक्शन ऑफ टाइम में एल्युमिनियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है, सोडियम नाइट्रेट हमें बाहर निकलता है। ऐसा क्यों होता है, ये एक फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये NaCl AgNO3। देखिए, ऐसा होने का कारण क्या है, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है ये आयनिक रिएक्शन होती है। आप जानते हैं, हमने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी है, आयनिक रिएक्शन पढ़ी है, ऐसी रिएक्शन जिनमें आयंस होते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो इसमें आयनिक रिएक्शन जितनी भी होती है बेटा, वो सारी की सारी फास्ट रिएक्शन कहलाती है। देखिए कैसे होता है इसमें, वी ऑल नो इट वेरी वेल। हम सब जानते हैं कि सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। इसी प्रकार से सिल्वर पे प्लस चार्ज होता है और NO3 पे निगेटिव चार्ज होता है। देन आफ्टर होता क्या है, आयनिक रिएक्शनों में कुछ नहीं होता है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बहुत कम समय में सीधा आयन ट्रांसफर हो जाते हैं। जो माइनस है, ऋणायन धनायन की ओर चले जाता है और धनायन एक का दूसरे के ऋणायन के साथ चले जाता है, और इस काम को होने में बहुत कम समय लगता है। इसलिए हम इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहते हैं, फास्ट रिएक्शन। अब फास्ट रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो जाती है रिएक्शन है। इसके लिए हम इन अभिक्रियाओं का रेट ज्ञात नहीं करते, इनका वेग, इनकी गति को ज्ञात नहीं करते। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन हमारे पास आती है बेटा, वो आती है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, अब देखिए स्लो रिएक्शन, स्लो का मतलब होता है मंद गति से। कुछ अभिक्रियाएं ऐसे भी हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, जो बहुत मंद गति से होती हैं, यानी बहुत लंबा समय वो लेती हैं। इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है रस्टिंग ऑफ द आयरन। आपने देखा लोहे पे जंग लगना। देखिए, हम जानते हैं कि लोहे पे जंग लगता है और जंग से लोहा खराब होता है, लेकिन आपने देखा लोहे पे जंग लगता तो है, लेकिन बहुत जल्दी ये अभिक्रिया नहीं होती है। बहुत लंबे समय तक जब लोहे की वस्तु को हम नमी के संपर्क में रखते हैं, तब जाकर के लोहे पे क्या लगता है, जंग लगता है, धीरे धीरे करके वो लोहा समाप्त होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के जो समय है वो बहुत लंबा है। हो सकता है वो 6 महीने ले ले, 2 महीने ले ले, साल भर ले ले, इस तरीके से 1 ईयर में कंप्लीट हो। लेकिन होता क्या है कि उसमें बहुत लंबा और धीमी गति से रिएक्शन होती है, इसलिए हमें ऐसी अभिक्रियाओं के भी रेट को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन है। आयरन पे जो जंग लगता है वो इसका स्लो रिएक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। उसमें भी हम रेट के रिएक्शन को नहीं करते। अब हमारे पास आता है तीसरा पॉइंट, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट यानी मध्यम गति की जो रिएक्शन होती है, मध्यम, मॉडरेट रिएक्शन।
एक होगी फास्ट, एक होगी स्लो, देन लास्ट वन इज मॉडरेट रिएक्शन। अब मॉडरेट रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो मध्यम गति से होती हैं, और यही मॉडरेट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसी के लिए हमें रेट को ज्ञात करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने अक्सर अमोनिया को देखा बेटा, अमोनिया में हमने देखा है कि N2 प्लस 3H2 से हम 2NH3 बनाते हैं। आपने देखा है अमोनिया की एक रिएक्शन है, आणविक अभिक्रिया है, अणु है, इनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड जुड़ते हैं, नए बॉन्ड के जुड़ने में कितना समय लगेगा, ये पता लगाने के लिए हमें रेट की आवश्यकता पड़ती है। तो मॉडरेट रिएक्शन अमोनिया है। अमोनिया देखिए, अमोनिया अणु, हाइड्रोजन अणु आपस में आणविक अभिक्रिया हो रही है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड जुड़ेंगे। आपने देखा कि इसमें नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। हम सभी जानते हैं कि N के बीच में N to N ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यानी ये 3 बॉन्ड टूटेंगे, यानी 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। एक नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, हाइड्रोजन के भी बॉन्ड टूटेंगे, सिंगल बॉन्ड होता है तो 3 जुड़ेंगे, तो पुराने टूटेंगे, नए जुड़ेंगे, तो इन बॉन्डों को टूटने में कुछ समय लगेगा। वो समय बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, बॉन्ड टूटने में टाइम लगता है और बॉन्ड उनके जुड़ने में भी समय लगता है। तो इस हिसाब से ये जो अभिक्रिया होगी ना तो ज्यादा फास्ट होगी और ना ही ज्यादा स्लो होगी, ये मध्यम वेग से अभिक्रिया पूर्ण होती है, इसलिए हम इसको मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। और मॉडरेट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। हम जानते हैं इंडस्ट्रियल यूज कितना अधिकतम है अमोनिया का। अमोनिया का उत्पादन के बारे में आपने पहले भी कक्षा 11 में पढ़ा है, लासेटेली नियम के अनुसार हम किस प्रकार से अमोनिया को अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं, साम्यावस्था के आधार पर हमने वहां पे पढ़ा है। तो मॉडरेट रिएक्शन, तो मॉडरेट रिएक्शनों के लिए ही केवल हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का। किसका इस्तेमाल करेंगे, ना फास्ट के लिए करेंगे ना स्लो के लिए करेंगे, केवल मध्यम वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं के का ही हम रेट ऑफ रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं, यानी उन्हीं का वेग हम इसके अकॉर्डिंग ज्ञात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, जैसे कि अमोनिया, बाकी नहीं। देखिए बेटा, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अभी तक तो हमने ये जाना कि केमिकल काइनेटिक के अकॉर्डिंग हमने जो रेट डिफाइन करना है किसी अभिक्रिया के, वो किसके लिए होगा। हमने जाना कि फास्ट के लिए भी हम रेट पे डिफाइन नहीं करते, हम स्लो के लिए भी रेट को नहीं फाइंड आउट करते, हम केवल मॉडरेट के लिए जाते हैं। अब हमारे पास आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर बोलते किसको है। तो देखिए बेटा, अभिक्रिया की दर होती क्या कि इकाई समय में अभिकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रता में, यानी सांद्रण यानी कंसंट्रेशन में जो परिवर्तन होता है, हम उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। देखिए, कोई भी पदार्थ, यानी फॉर एग्जांपल हमने मतलब रिएक्टेंट लिया, आप समझिए कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जब अभिक्रिया करेगा तो सांद्रता में कोई कमी आएगी, उस सांद्रता में जो कमी आएगी उस सांद्रता से क्या प्राप्त होगा, हमको प्रोडक्ट प्राप्त होगा। उस प्रोडक्ट के सांद्रण में वृद्धि होगी, वही हमारा क्या कहलाता है, और उसको ये सब होने में एक टाइम बाउंडेशन होगी, एक समय लगेगा। वो निश्चित समय क्या है, उस निश्चित समय को ही हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन देखिए बेटा, पहली बात यह है कि अब अभिक्रिया की दर को देखिए, जब हम एक्वा सॉल्यूशन में बात करेंगे किसी अभिक्रिया की, किस सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में बात करेंगे तो कंसंट्रेशन की बात होगी। कंसंट्रेशन यानी एक्वा सॉल्यूशन यानी सांद्रता पर डिपेंड करेगा। कोई अभिक्रिया जो एक्वा फॉर्म में होगी उसमें हम उसकी सांद्रता का बात करेंगे, लेकिन अगर गैसियस फॉर्म में होगी तो हम फिर प्रेशर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रेशर कि प्रेशर में कितना परिवर्तन हुआ। तो कहने का मतलब एक्वा सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन की और गैसेस फॉर्म में हम किसकी बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। अब आता है कि अभिकारी पदार्थ और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए कि माना हमारे पास कोई ए रिएक्टेंट है और इससे हम पे बी प्रोडक्ट बनना है। तो देखिए, ये ए रिएक्टेंट है, अभिकारी है हमारे पास, अभिकारी पदार्थ। तो ये ए अभिक्रिया करने के उपरांत इस ए से क्या प्राप्त हो, आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है कि ए की सांद्रता में क्या आएगी, कोई कमी आएगी, और जितनी कमी ए की सांद्रता में आएगी उतनी वृद्धि किसमें होगी, बी की सांद्रता में। और ये होने में, ए से बी बनने में जो समय लगा, टी जो टाइम होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की दर कहलाएगा। यानी एक निश्चित इकाई समय में जब हम किसी अभिकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रता में, यानी सांद्रण में, कंसंट्रेशन में या प्रेशर में जो परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया की दर। दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने पहले भी पढ़ा कि कंसंट्रेशन क्या होता है, सांद्रता को हम किसी भी अभिक्रिया के मोल में डिफाइन करते हैं, किसी भी पदार्थ की सांद्रता को मोल में। तो मोल पर लीटर में सांद्रता होती है, और क्योंकि समय सेकंड में होता है इसलिए इसकी जो यूनिट होगी वो मोल पर लीटर पर सेकंड होगी। यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल पर लीटर पर सेकंड। देखिए,
पदार्थ का सांद्रता हम मोल पर लीटर में डिफाइन करते हैं, समय हमारा सेकंड होता है, ऊपर जाएगा तो मोल पर लीटर पर सेकंड में हम इसके क्या करेंगे, यूनिट को डिफाइन करेंगे। देखिए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास औसत दर यानी एवरेज रेट। एक हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा हम रेट पढ़ते हैं, रेट के बाद में हम एवरेज रेट पढ़ते हैं। देखिए एवरेज रेट क्या होता है कि किसी निश्चित समय अंतराल में इकाई समय में अभिकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होगा उसको हम औसत दर कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम इंटरवल। एक चीज का ध्यान रखना, वहां पे हमने केवल परिवर्तन, समय में परिवर्तन लिखा, यहाँ पे हम किसमें लिखे हैं? समय अंतराल में। कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, लास्ट वाले से पहले वाले को हम माइनस कर देंगे। जैसे हम किसी गाड़ी की स्पीड को डिफाइन करते हैं, तो गाड़ी की स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि प्रारंभिक कितना किलोमीटर चली, लास्ट में कितने किलोमीटर तक पहुंची, तो पर आवर में कितने किलोमीटर की दूरी इस गाड़ी ने तय की। ठीक उसी प्रकार से हम किसी भी अभिक्रिया में, क्योंकि उत्पादन क्या होता है, हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि औसत दर हम कैसे निकालेंगे एक या एक से अधिक रिएक्टेंट की। उस कंडीशन में हम अभिकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन में जो समय अंतराल होगा, परिवर्तन होने में जो समय अंतराल लगा, उसको हम एवरेज रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज रेट कहते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल वी हैव ए इक्वेशन एट हियर। ए एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ बी के रूप में। किसके रूप में? बी के रूप में। अब देखिए, ए हमारे पास अभिकारक है, बी हमारे पास उत्पाद है, तो कमी किसके सांद्रता में होगी? उत्पाद रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी होगी। और वृद्धि किसकी सांद्रता में होगी? उत्पाद की सांद्रता में होगी। अभिक्रिया में रिएक्टेंट जितना रिएक्शन करके कम होगा, उतना ही अधिक आपको क्या प्राप्त होगा? उत्पाद प्राप्त होगा। सिंपल थिंग है। अब देखिए, तो ए के लिए हम एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? ए के सांद्रण में कमी के रूप में। मैंने रिएक्शन में लिखा, हेडिंग में लिखा कमी के रूप में। कमी समझ में आ गया? हमेशा अभिकारी पदार्थ में क्या होगा, के सांद्रता में क्या होगी? कमी होगी, तभी आपको क्या होगा? उत्पाद में क्या प्राप्त होगी? वृद्धि होगी। तो ए के सांद्रण के कमी के रूप में हम रेट ऑफ एवरेज रेट निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा? ए के सांद्रण में परिवर्तन, ब्रैकेट में कमी, ए के सांद्रण में क्या परिवर्तन हुआ? कमी हुई, अपॉन कितना समय लगा। ए के सांद्रण में जो ये कमी हुई चेंज होने में, उसके कंसंट्रेशन को, उसमें कितना टाइम उसने लिया, वो समय अंतराल से हम क्या निकालेंगे? ए के सांद्रता में एवरेज रेट निकालेंगे ए का। देखिए फॉर एग्जांपल T1 समय में, पहला समय क्या था ए के लिए? प्रारंभिक समय। T1 समय में ए की सांद्रता क्या थी? एक्टिव मास A1। T2 समय में ए की सांद्रता कितनी हो गई? एक्टिव मास A2। T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा? डेल्टा टी, समय अंतराल। और A2 एक्टिव मास A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा? डेल्टा A हो गया। तो अब हम एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? औसत दर कैसे निकाल देंगे हम? एवरेज रेट और ब्रैकेट में यहां पे मैं लिख रहा हूं एवरेज। तो एवरेज रेट अभिक्रिया की औसत दर कैसे निकलेगी हमारी? माइनस डेल्टा एक्टिव मास ए अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ ए। औसत वेग किसका निकाला हमने? ए के लिए, सांद्रण में कमी में। देखिए बेटा, अब आप कह रहे होंगे कि इसमें माइनस साइन क्यों आया? देखिए माइनस साइन क्या आया? कमी हमेशा किस रूप में दिखाई जाती है? ऋणात्मक रूप में दिखाई जाती है। और उत्पाद का जो वेग हमेशा आता है, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? निगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक क्या होता है कि जितनी भी उत्पाद बनने में अभिक्रिया ने जो समय लिया, जो वृद्धि हुई, वही रेट कहलाता है, हमारा वेग कहलाता है। इसलिए रिएक्टेंट का जो हम हमेशा वेग निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण में कमी होती है और उत्पाद के सांद्रण में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसलिए एवरेज रेट ऑफ ए के लिए क्या निकला हमारा? माइनस डेल्टा ए एक्टिव मास ए अपॉन डेल्टा टी निकला। अगर अब इसी के रूप में अगर हम बी के रूप में लेकर के चलें, यानी बी के सांद्रण के रूप में लेके चलेंगे, तो बी के सांद्रण के रूप में वृद्धि के रूप में जाएगा। अब बी के सांद्रण में वृद्धि के रूप में, ए के सांद्रण में हमने कमी के रूप में लिया, तो बी यानी हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट यानी उसकी कंसंट्रेशन में क्या होगा? कंसंट्रेट इंक्रीज होगा, यानी उसमें वृद्धि होगी। तो इसके लिए हम रेट कैसे लिख लेंगे कि बी के सांद्रण में परिवर्तन, तो बी के सांद्रण में क्या परिवर्तन हुआ? वृद्धि के रूप में। कितना बड़ा और कितने समय अंतराल में हुआ, वो उसका क्या कहलाएगा? एवरेज रेट कहलाएगा। देखिए वही डेल्टा टी समय में बी भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेल्टा एक्टिव मास बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्टिव मास बी अपॉन डेल्टा टी। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव, धनात्मक। बी हमेशा क्या होगा? धनात्मक, क्योंकि वो क्या है? उत्पाद है। उत्पाद में हमेशा क्या होती है? वृद्धि।
अब हमें पूरी रिएक्शन का एवरेज रेट निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज रेट। तो किसी भी पूरी अभिक्रिया के लिए एवरेज रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? माइनस डेल्टा एक्टिव मास ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, प्लस का साइन रहेगा, साइन लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड, इट इज +1। तो प्लस डेल्टा एक्टिव मास बी अपॉन डेल्टा टी, ये है औसत वेग किसी अभिक्रिया के लिए। और आप इसमें एक चीज देख रहे हैं, जो हमारे पास उत्पाद है बी, वो हमेशा धनात्मक, जो हमारे पास अभिकारक रिएक्टेंट है वो उसके आगे क्या लगेगा? माइनस का चिन्ह लगेगा। रेट हमेशा उत्पाद यानी आप ये पॉजिटिव होगा। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। ए के रूप में पढ़ा हमने, बी के रूप में पढ़ा। ए के रूप में मैंने आपको अलग से कमी के रूप में बताया, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि रिएक्टेंट में हमेशा कमी होती है। बी के रूप में मैंने आपको वृद्धि के रूप में बताया, आपको ध्यान रखेगा कि हमेशा उत्पाद में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसलिए इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे ताक्षणिक दर यानी इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट किस प्रकार से निकालेंगे? ताक्षणिक मतलब क्षण भर, एक निश्चित क्षण में जब किसी अभिकारी पदार्थ के सांद्रण में या उत्पाद के सांद्रण में जो समय अंतराल में परिवर्तन होता है, उसको हम ताक्षणिक दर कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू एवरेज रेट, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट में एवरेज रेट के डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के बराबर होगा, यानी बहुत कम समय अंतराल में, बहुत कम समय, क्षण भर में, मतलब जब रेट में परिवर्तन होगा, किसी की सांद्रता में परिवर्तन होगा या कम परिवर्तन होगा, सांद्रता में कम परिवर्तन का मतलब सूक्ष्म परिवर्तन होगा, तो उसको हम ताक्षणिक दर कहते हैं। देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, हम एवरेज रेट को डेल्टा टी में डिफाइन कर रहे थे उसके समय अंतराल को, लेकिन हम इंस्टेंटेनियस रेट में डेल्टा की जगह डी लिख देते हैं। डी, डेल्टा जब भी डी के द्वारा रिप्लेस होता है, यू नो इट वेरी वेल, लिस्ट वैल्यू मानी जाती है। क्या मानी जाती है? लिस्ट वैल्यू यानी सूक्ष्म मात्रा मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमको ताक्षणिक दर लगाना है किसी अभिक्रिया, माना आपके पास आता है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए औसत दर और ताक्षणिक दर लिखिए, तो आप कैसे करेंगे? आपने कुछ नहीं करना है, जो औसत दर होती है एवरेज रेट में डेल्टा की जगह डी रिप्लेस कर देना। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू अगेन वही हो जाएगा, माइनस साइन डेल्टा ए हो रहा था हमारा रिएक्शन के लिए, तो डी एक्टिव मास ए अपॉन डी टी, वहां डेल्टा था, एक्टिव मास ए अपॉन डेल्टा टी था, और इसी तरीके से इक्वल टू औसत वेग में हमने निकाला था डी एक्टिव मास बी अपॉन डी टी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एंड। देखिए, याद करिए, हमने एवरेज में डेल्टा लिखा था, यहाँ पे हमने एवरेज में डेल्टा लिखा था, हमने एवरेज में यहाँ पे डी टी के लिए डेल्टा टी लिखा था, डेल्टा टी। तो ताक्षणिक में क्या हो जाएगा? ताक्षणिक मतलब मैंने आपको बता, लिस्ट यानी सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, समय बहुत कम लगा, कम समय में कम सांद्रता में परिवर्तन हुआ, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि कुछ नहीं करना, आपने उसी साइन में केवल डेल्टा की जगह डी लिख देना है, बाकी आप देखिए एज इट इज आपका कैसा है एवरेज रेट के बराबर। यहां लिखा है आपको इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू एवरेज रेट, बस डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के बराबर हो जाएगा, यानी बहुत कम समय, क्षण भर में जब किसी अभिकारी पदार्थ या उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन होता है, उसको हम ताक्षणिक दर कहते हैं। देखिए बेटा, एक सामान्य अभिक्रिया हमारे पास ए प्लस बी बी इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। आप जानते हैं कि हम एक साधारण अभिक्रिया को इस प्रकार से रूप में लिखते हैं, इसे हम स्टेशियोमेट्रिक फॉर्म कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया जब लिखी जाती है अपने संतुलित फॉर्म में जब लिखी जाती है, तो वो फॉर्म हमारी स्टेशियोमेट्रिक फॉर्म कहलाती है। देखिए, इसमें अगर हमें एक साधारण अभिक्रिया पे, सामान्य अभिक्रिया पे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? देखिए, एवरेज रेट लगाया मैंने पहले रिएक्शन पे। एवरेज रेट मतलब ये आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे जाते हैं आगे की तरफ में बैलेंस करने के लिए, ये इनका स्टेशियोमेट्रिक रेशियो होता है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं हम? एवरेज रेट। देखिए, यहाँ पे ए था, तो आप जानते हैं कि क्योंकि ये क्या है, हमारा उत्पाद है, इसलिए माइनस का साइन आया है, तो इसमें क्या हुआ? माइनस ए 1 अपॉन ए डेल्टा एक्टिव मास ए अपॉन डेल्टा टी। आपको पता ही है कि औसत वेग में हम डेल्टा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा। ये यहाँ पे भी वही होगा, माइनस का साइन होगा, तो आप देखिए 1 अपॉन बी डेल्टा एक्टिव मास बी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट है। अब आइए उत्पाद की तरफ, सी 1 अपॉन सी डेल्टा एक्टिव मास सी अपॉन डेल्टा टी, डी है तो 1 अपॉन डी डेल्टा एक्टिव मास डी अपॉन आपका क्या हो गया? डी टी हो गया। क्या हो गया? डी टी। अब देखिए, ऐसी स्थिति में अब हमको इस पे इंस्टेंटेनियस रेट लगाना है, इंस्टेंटेनियस रेट लगाना है, ताक्षणिक दर। तो ताक्षणिक दर में क्या होगा बेटा? वेरी सिंपल, आपने कुछ नहीं करना, जहां जहां आपने डी डेल्टा लिखा वहां डी लिख देना। देखिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 अपॉन ए, आप देखिए डी एक्टिव मास ए अपॉन डी टी,
इज इक्वल टू 1 अपॉन बी डी एक्टिव मास बी अपॉन डी टी। सेम दैट, बस कुछ नहीं होना है। 1 अपॉन सी डी, ये ताक्षणिक है, यानी बहुत सूक्ष्म मात्रा में सांद्रताओं में परिवर्तन हो रहा है सूक्ष्म समय में, इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एंड एक्टिव मास डी अपॉन डी टी। देखिए, केवल इतना लगाने के लिए कोई रिएक्शन आपके पास एग्जाम में आ जाती है और कहा जाता है कि इस सामान्य अभिक्रिया पे आप औसत वेग लगाइए और इंस्टेंटेनियस रेट लगाइए, यानी ताक्षणिक दर लगाइए। तो कुछ नहीं करना होता, आपको डेल्टा को रिप्लेस करना है। जहां डेल्टा होगा एवरेज में, वहां डी हो जाएगा किसमें, हमारे इंस्टेंटेनियस रेट में, यानी ताक्षणिक दर में। यही डिफरेंस है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 अपॉन डी कर दिया हमने, 1 अपॉन सी कर दिया, 1 अपॉन बी। ये आपका स्टोइकोमेट्रिक नियतांक होते हैं। आपको पता है कि रिएक्शन बैलेंस करने में जो हम उसके नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख रहे होते हैं वो इस रूप में आ जाएंगे, इनको डिवाइड कर दिया जाता है उसके थ्रू से बैलेंस करने के लिए। तो इस प्रकार से एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट हमारा निकलता। देखिए बेटा, हम एक एग्जाम्पल लेंगे। मैंने जैसे आपको कहा एक सामान्य अभिक्रिया का हमने एग्जाम्पल लिया, अब हम उसको रासायनिक अभिक्रिया के रूप में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस अभिक्रिया है। देखिए 2NO प्लस Br2 एरो 2NO Br, कौन सी रिएक्शन है 2NO Br2 एरो 2NO Br। इस पे हमने एवरेज रेट लगाना है और इंस्टेंटेनियस रेट लगाना है, ताक्षणिक वेग निकालना है और औसत वेग निकालना है। तो आप अब समझ चुके कैसे होगा। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 थे, तो हमने क्या लिया था उसके लिए 1 अपॉन ए लिया था। तो यहाँ क्या लेंगे हम 1 अपॉन 2 डेल्टा एक्टिव मास NO अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, माइनस का साइन आएगा क्योंकि आपको पता है अभिकारक है। अब क्योंकि इसके आगे कोई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा Br अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पे कितना 2, तो इसके लिए क्या हो गया फिर 1 अपॉन 2 एक्टिव मास डेल्टा एक्टिव मास NOBr, प्रोडक्ट क्या बना आपका NOBr डेल्टा टी। अब इसी पे हम इंस्टेंटेनियस रेट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वही इंस्टेंटेनियस रेट में क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, कुछ नहीं करना हमने इस रेट में, डी कर देना बस, डी एक्टिव मास NO अपॉन डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर छोटा सी चीज है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है और रिएक्शन पे हमें एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट लगाना पड़ता है और इसी में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। 1 अपॉन 2 डी, आप देखिए NO Br अपॉन डी टी, लाइक दिस। देखिए ये रिएक्शन है, इसमें मैंने एवरेज रेट भी लगाया, इसमें मैंने इंस्टेंटेनियस रेट लगाया और आप देख रहे हैं कुछ नहीं अंतर आया, केवल डेल्टा का अंतर आया। स्टोइकोमेट्री बैलेंस हुई है, स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग एक सामान्य अभिक्रिया मैंने आपको कराई, अब मैंने एक बैलेंस अभिक्रिया आपको कराई है। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम कैसे लेके जा रहे हैं, डिवाइड करते हुए लेकर के जा रहे हैं और इस प्रकार से हमारा एवरेज रेट निकलता है और इंस्टेंटेनियस रेट निकलता है। आप इसे करिए, देखिए, प्रैक्टिस करिए। मैं कुछ और रिएक्शंस आपको इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा और कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। आज के लिए इतना बहुत, थैंक यू।